गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका फिर एक बार। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के ए सेक्शन का टॉपिक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रांतीय स्वायत्तता। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये दो प्रमुख विशेषताएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 की, या एक ही विशेषता थी यूं कहें, बल्कि दोनों मिला के एक ही बात होती है ये। तो ये प्रमुख विशेषता थी 1935 के अधिनियम की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है। प्रांतीय स्वायत्तता को दो संदर्भों में व्याख्यायित किया जाता है, समझा जाता है। पहली बात, प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। केंद्र का नियंत्रण प्रांतों पर कम रहेगा, मतलब उनकी अपनी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पावर्स होंगी। प्रांत तो पहले भी थे हमारे यहाँ, लेकिन उनकी जो पावर्स थी वो केंद्र सरकार द्वारा दी हुई पावर्स थी। अब 1935 के अधिनियम से क्या हो गया कि वो पावर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे प्रांतों को दी, डायरेक्ट। बीच में गवर्नर जनरल नहीं है, उसमें वाया गवर्नर जनरल नहीं आई वो पावर्स, सीधे ब्रिटिश संसद के अधिनियम से सीधे सीधे प्रांतों को पहुंची है। यानी उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया केंद्र और राज्यों के बीच में। विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो प्रांतों को भी और केंद्र को भी शक्तियां सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलती हैं। केंद्र सरकार ने नहीं दी अब शक्तियां। अब तक केंद्र सरकार से मिली हुई थी। 1919 के अधिनियम से पहले की बात अगर हम करें तो ये जो शक्तियां थी वो केंद्र सरकार ने प्रांतों को दी हुई थी, जितनी भी थी उनके पास। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब उनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व हो गया। या अगर भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत का संविधान मान लिया जाए उस समय, तो पृथक संवैधानिक अस्तित्व भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन वैधानिक शब्द का प्रयोग ज्यादा ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या हुई, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन माने जनता के प्रति उत्तरदायी, लोकतंत्रीय शासन। ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी था। उत्तरदायी शासन तो पहले भी था, लेकिन वो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी शासन था। अब जो है उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ वो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। और सामान्यतः उत्तरदायी शासन की जब बात होती है तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व से ही उसका अर्थ लिया जाता है। तो कुल मिला के इन दोनों अर्थों में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय प्रांतों को, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, उनको स्वायत्तता दी गई। ये कौन से प्रांत थे? ये जो 11 प्रांत थे, गवर्नर के प्रांत, जिनमें बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, सिंध, पंजाब, ये 11 प्रांत, NWFP, असम, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 11 प्रांत जो थे, इनको स्वायत्तता मिली थी। जो चीफ कमिश्नर के 6 प्रांत थे उनको स्वायत्तता नहीं दी गई थी, क्योंकि वो तो केंद्र शासित प्रदेश थे। नाम उनका चीफ कमिश्नर के प्रांत था, लेकिन वास्तव में वो केंद्र शासित प्रदेश थे। यूनियन टेरिटरीज नाम था उनका, वो हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में। नाम तो उनका केंद्र वो था, चीफ कमिश्नर के प्रांत, बट एक्चुअली वो केंद्र शासित प्रदेश थे। चीफ कमिश्नर जो है गवर्नर जनरल से के नियंत्रण में होता था सीधे सीधे, उनका पृथक अस्तित्व नहीं था वैधानिक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। प्रांतीय स्वायत्तता का विकास, अर्थ हमने समझ लिया। विकास कैसे हुआ? अचानक नहीं आया ये। देखिए 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, वो एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था। ये प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? सन 1858 से प्रारंभ होती है, जब भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट या महारानी थी उस समय,
तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आता है जब भारत का शासन, वहाँ से ही एक प्रक्रिया शुरू होती है जो क्रमिक रूप से चलते हुए आगे बढ़ती है। आपको पता है 1919 के अधिनियम की हमने जब चर्चा की तो मैंने बताया था उसकी प्रस्तावना में ये लिखा गया था कि ब्रिटिश सरकार का ये उद्देश्य है भारत में कि वो क्रमिक रूप से भारत को उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ाएगी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और 1919 के अधिनियम में आपको पता ही है कि प्रांतों को आंशिक स्वायत्तता दी गई थी या आंशिक उत्तरदायी सरकार वहां स्थापित की गई थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई वहां पर, वो इसी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। जब 1919 के अधिनियम में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी प्रांतों में, जिसको हमने द्वैध शासन के रूप में जाना था, तो उसके बाद भारतीय जनता या भारतीय नेतृत्व ये मांग करने लगा था कि भारत में के प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायित्व या उत्तरदायी सरकार वहाँ स्थापित की जाए या पूर्ण स्वायत्तता दी जाए और केंद्र में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए। ये मांग उठने लगी थी और जो आगे चल करके 1935 के अधिनियम में फलीभूत होती है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साहब विशेषताएं क्या थी इसकी। तो काफ़ी कुछ हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम इसकी फिर बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसकी हम। रुकिए, ये विकास की बात हमने की, इसका आप पढ़ लें। और नेक्स्ट है साहब आपका ये विशेषताएं। पहली बात, प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्ति दी गई। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अधिनियम ने सीधे डायरेक्ट प्रांतों को शक्ति दी। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या फर्क है? पहले केंद्र के थ्रू प्रांतों को शक्ति मिली थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने केंद्र को शक्तियां दी और केंद्र ने प्रांतों को दी। अब क्योंकि शक्तियां सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लंदन से सीधे प्रांतों को मिल रही थी, तो केंद्र सरकार का नियंत्रण उन पर कम हो गया। दूसरी बात, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। क्लियर है ये बात? जनता के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है इस अधिनियम के द्वारा। तीसरी बात, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ये एक बड़ी विशेषता थी, क्योंकि जब संघ बनाया जा रहा है तो संघ में तो शक्तियों का बंटवारा होता ही है, आपको पता है। तो इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। जो केंद्रीय सूची थी उसमें 59 विषय रखे गए और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए थे। इसमें जहां तक अवशिष्ट शक्तियों का प्रश्न है, यानी बची हुई, जो इन दोनों सूचियों में कहीं नहीं आती, वो केंद्र के पास रही। आज भी हमारे यहाँ यही स्थिति है। गवर्नर एक संवैधानिक प्रधान के रूप में इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को एक संवैधानिक प्रधान बनाया गया राज्य में, औपचारिक प्रधान। यानी अब उसकी मनमानी शक्तियां समाप्त कर दी गई, लेकिन कम कर दी गई है, हम कह सकते हैं। पूर्णतया तो समाप्त नहीं हुई, जैसा हम आगे देखेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक उसको एक औपचारिक प्रधान बनाया गया, संवैधानिक प्रधान बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, मताधिकार का विस्तार और सांप्रदायिक निर्वाचन। इसमें मताधिकार की शर्तें कुछ कम की गई। पहले तो आपको पता है कि केवल भारत भर में लगभग 10 लाख मतदाता रखे गए थे, अब उनकी संख्या बढ़ी। जो संपत्ति संबंधी योग्यताएं थी उनको कम किया गया और जनता को अधिक वोट देने का अधिकार दिया गया इसमें। और सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार हुआ, आपको पता ही है इस अधिनियम के द्वारा। मुस्लिम और सिखों के अलावा अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, जैसे यूरोपियंस, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियंस, उनको भी विशेषाधिकार दिए गए। और हिंदू समाज के अंतर्गत जो दलित थे उनको भी पृथक से निर्वाचन की शक्तियाँ दी गई। यानी पृथक निर्वाचन तो नहीं था इनका, दलितों का,
लेकिन वो संयुक्त निर्वाचन के अधीन ही उनको अलग से सीटें रिजर्व की गई उनकी। प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना, ये भी क्लियर है बात, हर प्रांत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रांतीय लोक सेवाओं की स्थापना, ये एक बहुत नई बात थी। प्रांतों की अपनी सिविल सर्विसेज, जैसे आज आरएएस है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस है, वैसे ये जो शुरुआत थी ये 1935 के अधिनियम से ही हुई थी। इससे पहले केंद्रीय सेवाएं थी केवल। नेक्स्ट, चीफ कमिश्नर के प्रांतों को स्वायत्ता नहीं दी गई। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो स्वायत्ता का प्रावधान था ये केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांतों के लिए किया गया। 2 प्रकार के प्रांत थे, मैंने बताया था आपको, गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत। तो ये केवल गवर्नर के प्रांतों के लिए था, जो 11 प्रांत थे उनके लिए था। नेक्स्ट, कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका रखी गई। इसमें 2 तरह की व्यवस्थापिकाएं होती, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था थी। एक सदनीय कुछ में रखी गई और कुछ में द्विसदनात्मक। मैंने लिखा है कौन कौन से प्रांत थे जहाँ द्विसदनात्मक रखी गई थी। मैं बोल भी देता हूँ उनको। बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, यूपी एंड असम, ये 6 प्रांत थे जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था रखी गई। यूपी ये उत्तर प्रदेश नहीं था, आप लोग ध्यान रखें, यूनाइटेड प्रोविंस था। उस समय उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। एरिया लगभग यही था लेकिन नाम उसका यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत। और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया उसको सेंट्रल प्रोविंस, सीपी कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, आलोचना की बात करते हैं। ये प्रावधान हमने देख लिए, कमियां क्या रही। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की गई थी वो वास्तव में स्वायत्ता नहीं थी। प्रांतों की जो उत्तरदायी सरकार थी उस पर बाहरी और आंतरिक नियंत्रण रखे गए थे, जिनके कारण वो बहुत ही दबाव में थी और ठीक से काम नहीं कर पाई। स्वायत्ता केवल आडंबर, दिखावा बन करके रह गया था। वास्तव में वो स्वायत्त नहीं थी, केवल स्वायत्ता का नाम था, प्रावधान था कानून में। व्यवहार में इतनी बाधाएं उनमें डाली गई, सैद्धांतिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे, कि वो ठीक से काम नहीं कर पाई। और जैसे ही मौका मिला हमारे नेतृत्व को, उन्होंने 1939 में त्यागपत्र देकर के सरकार से अलग हुए। हालांकि वो मुद्दा अलग था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन उस दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आई। सबसे पहले बाहरी नियंत्रण क्या था, प्रतिबंध क्या थे, उनकी बात करते हैं। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार प्रांत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना था कि उस प्रांत में प्रभावी संघीय कानून का क्रियान्वयन बाधित न हो। एक प्रावधान तो ये था इसमें कि प्रांत अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि केंद्र के कानून जो वहाँ लागू हैं वो बाधित ना हो। एक ये बड़ा कारण था। और केंद्र के कानून तो निश्चित रूप से लागू होते ही हैं, तो किसी न किसी बहाने से केंद्र सरकार को ये अधिकार मिला रहता था कि वो प्रांतों को नियंत्रित कर सके। गवर्नर जनरल जो था वो प्रांत के गवर्नर को अपने एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करता था और उसको काम सौंप सकता था, कुछ काम दे सकता था, भाई आपको ये करवाना है अपने यहाँ। तो जब गवर्नर को काम मिल गया तो गवर्नर उसको विधानमंडल के थ्रू करवा लेता था, क्योंकि गवर्नर के पास, आपको पता है, वीटो पावर भी था और विशिष्ट कानून बनाने की शक्तियाँ भी थी उसके पास, विशिष्ट उत्तरदायित्व भी थे उसके, बहुत सारी शक्तियाँ थी उसके पास। इसलिए गवर्नर के खिलाफ जाकर के विधायिका कोई काम नहीं कर सकती थी या सरकार कोई काम नहीं कर सकती। फिर साहब, भारत या उसके किसी भाग में शांति व्यवस्था को कोई खतरा उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से गवर्नर जनरल राज्यपाल को प्रांत की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग हेतु निर्देश जारी कर सकता था।
भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जो भी आवश्यक हो वो निर्देश गवर्नर जनरल राज्यपाल को दे सकता था। एक और बात कि राज्यपाल के पास स्वविवेकी शक्तियां थी, हालांकि कम थी लेकिन थी। उस स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल गवर्नर जनरल के निर्देशों का पालन करता था, मंत्रियों की सलाह का नहीं। तो ये बहुत सारे प्रतिबंध उस पर थे। और आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी बात, आपातकाल की दशा में प्रांतीय सूची के विषयों पर संघ को विधि निर्माण करने का अधिकार था। ये बहुत सारी बातें आज भी हमारे संघ पर लागू होती है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल अथवा उसकी सहमति से संघ की विधायिका प्रांतों को संघीय विषयों से संबंधित कार्य सौंप सकते थे। ये भी प्रावधान था। गवर्नर जनरल भी सौंप सकता था और विधायिका गवर्नर जनरल की सहमति से सौंप सकती थी। जो काम सौंपती है उनको तो करना ही है आपको, फिर मना थोड़ी कर सकते हो आप। मना करोगे तो आपको संवैधानिक विफलता के आधार पर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी प्रावधान था। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकार का द्वारा संघीय निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में गवर्नर जनरल राज्यपाल को आवश्यक निर्देश दे सकता था। प्रांतीय सरकार अगर केंद्र के निर्देश नहीं माने तो गवर्नर जनरल विशेष आदेश दे सकता था। गवर्नर के पास ये भी पावर थी कि वो सरकार को बर्खास्त भी कर सकता था। नेक्स्ट, कुछ विषयों से संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले, राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। नेक्स्ट, कोई विषय संघीय अथवा प्रांतीय है, इस विवाद का निपटारा करने का अधिकार गवर्नर जनरल का था। अगर कोई विवाद होता है संघ और प्रांतों के बीच में कि विषय संघ का है या प्रांत का है, तो निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। 10वीं बात, अधिनियम द्वारा प्रांतों को सौंपे गए राजस्व के स्रोत भी अपर्याप्त थे। बहुत कम वित्तीय स्रोत उनको दिए गए थे। नेक्स्ट, आंतरिक प्रतिबंध क्या थे? ये तो बाहरी प्रतिबंध थे, ऊपर से। आंतरिक समस्याएं क्या थी राज्य के अंदर की? पहली बात, राज्यपाल को व्यापक और विस्तृत कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त थी। बहुत, आज के राज्यपाल के पास तो कुछ भी शक्तियां नहीं, उस समय का राज्यपाल बहुत पावरफुल था। कई शक्तियां थी, कैसे अभी आप देखेंगे आगे। जैसे वो वीटो पावर उसके पास थी, विशेष कानून बनाने की शक्ति उसके पास थी, वित्त पर उसका नियंत्रण था। इसको हम राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां भी कह सकते हैं। बहुत सारी कुछ मामलों में उसको स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त थी। उन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते समय वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। अधिनियम की धारा 93, ये भी एक समस्या थी। 93 को आज अनुच्छेद 356 के रूप में पाते हैं अपने संविधान में, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना राज्यों में। वो धारा यहाँ भी मौजूद थी, उसका नंबर था 93, 1935 के अधिनियम में। यानी गवर्नर जनरल के पास और गवर्नर के पास दोनों के मिला के ये पावर थी कि वो प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। राज्यपाल को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपे गए थे और उनका पालन करने के लिए जो आवश्यक समझता था वो कर सकता था। उसमें मंत्रियों की सलाह मानना जरूरी था। कौन कौन से विशेष उत्तरदायित्व थे? पहला, अल्पसंख्यकों के उचित हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक यूरोपियन थे, मुसलमान थे, सिख थे, उनके हितों की रक्षा करना उसका विशिष्ट उत्तरदायित्व था। लोक सेवाओं की सुरक्षा, प्रांत या उसके किसी भाग की शांति तथा व्यवस्था और ब्रिटिश प्रजा की सुरक्षा। ब्रिटिश यानी प्रजा, माने जो अंग्रेज जी भारत में थे उनकी बात है।
भारतीय प्रजा की बात नहीं कर रहे, भारत की प्रजा मरे जिए उससे उन्हें मतलब नहीं था। ये विशिष्ट उत्तरदायित्व थे गवर्नर के, और इनको पूरा करने के लिए वो जो उचित समझे वो करने के लिए स्वतंत्र था। नेक्स्ट, लोक सेवाएं जो थी वो राज्यपाल के अधीन थी, और लोक सेवक जो थे वो मंत्रियों को ज़्यादा आम भाषा में कहें तो बहुत घास नहीं डालते थे, यूँ कहें उनको ज़्यादा भाव नहीं देते थे, उनकी सुनते नहीं थे। नेक्स्ट, राज्यपाल के पास व्यापक विधायी शक्तियां भी थी, विधि निर्माण के क्षेत्र में भी राज्यपाल की बहुत दखल थी, वीटो पावर था उसके पास, कुछ विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति से रखे जा सकते थे, राज्यपाल स्वयं भी विधि बना सकता था कुछ मामलों में, अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति थी उसके पास, बहुत सारी बातें थी। नेक्स्ट, राज्यपाल के पास राज्यपाल के अधिनियम बनाने की शक्ति थी, ये एक और खास बात थी, जिसको पावर ऑफ सर्टिफिकेशन कहा जाता था। इसको जरूरत पड़ने पर वो अपने अधिनियम बना सकता था, अध्यादेश भी जारी कर सकता था, वित्तीय मामलों में भी उसको विशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। इसके अलावा भी और कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक बात ये थी, संघ तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया था वो केंद्र की तरफ झुका हुआ था, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई थी, प्रांतों को कम शक्तियां दी गई थी। आपातकाल की अगर उद्घोषणा होती थी तो विधायिका प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी, केंद्र की जो विधायिका थी वो प्रांत की सूची पर भी कानून बना सकती थी। कुछ विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति से प्रस्तुत हो सकते थे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। द्वारा गवर्नर जनरल की अनुमति हेतु विधेयकों को आरक्षित भी किया जा सकता था, ये एक और बात थी जो छूट गई पहले, ये एक और नोट कर सकते हैं। गवर्नर के पास ये पावर थी कि वो किसी विधेयक को गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता था, ये राष्ट्रपति को आज भी राज्यपाल को ये पावर है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति भी थे, गवर्नर के प्रति भी थे। सीमित मताधिकार था और सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली थी, इसकी चर्चा अब काफ़ी हो चुकी है। अधिनियम की धारा 93 और 123 की बात कर चुके हैं हम, 93 की कर चुके हैं, 123 गवर्नर जनरल को ये पावर देता था, 93 राज्यपाल को देता था। फिर गवर्नर जनरल के विशिष्ट उत्तरदायित्व जो मैंने ऊपर बताए थे आपको, लोक सेवाओं का अनुत्तरदायी रवैया, ये सारी समस्याएं इसमें थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, महत्व की बात कर ले। महत्व क्या था, इतनी सारी कमियां थी इसमें, लेकिन फिर भी कुछ महत्व था, कुछ अच्छी बात थी इसमें, वो क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। पहला महत्व इसका ये था कि भारतीय जनता को पहली बार ये मौका मिला, स्वशासन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया, प्रांतीय स्तर पर ही सही लेकिन स्वशासन दिया गया, और कुछ जगह पर कुछ प्रांतों में भारतीयों को ये मौका मिला, भारतीय नेताओं को, कि वो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर सकें, उसको कार्य करने का प्रशिक्षण का अवसर मिला है। हम कह सकते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस तथा अन्य जो दल थे उनको जन कल्याणकारी कार्यों यानी लोक सेवा, जन सेवा करने का अवसर मिला इसके द्वारा। इसके अलावा भारतीय में जो है राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास इससे हुआ, क्योंकि भारतीयों को अब मिला, पता चला कि भाई देखिए स्वशासन का फायदा क्या होता है, तो उनके अंदर ये विचार आया कि अब हमें पूर्ण स्वशासन मिलना चाहिए, ये एक पॉजिटिव साइड था इसका। कूपलैंड
ये कहते हैं कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों को वैधानिक अस्तित्व प्रदान किया गया। अब तक तो प्रांत जो है केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे थे, अब जो है पहली बार उनको ऐसा मौका मिला, एक पृथक वैधानिक अस्तित्व उनको दिया गया। इसके बाद ये आज हम यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो एक जनरल आलोचना के रूप में यानी मूल्यांकन के रूप में बात करेंगे 1935 के अधिनियम की। तो इस ऑडियो वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता एक अलग वीडियो के रूप में हम उसको रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के मूल्यांकन पर होगा। धन्यवाद।